नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए हैं। यूपी बना खनन में पारदर्शिता का मानक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं खनन निवेश में कॉर्पोरेट सेक्टर की भी रुचि बढ़ी है, जहां जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा दिखा रहे हैं यूपी में दिलचस्पी। तो वहीं एसएमआरआई इंडेक्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश, जहां कैटेगरी ए लक्ष्य को लेकर दिए हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश, और इसके साथ ही सभी शेष सुधार समय सीमा में ही पूरे हो। और इसी के साथ खनिज राजस्व में भी ऐतिहासिक उछाल आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया है। सभी शेष सुधार समय सीमा से पूरे हो, मुख्यमंत्री ने कहा। और इसके साथ ही खनिज राजस्व में भी ऐतिहासिक उछाल आया है। और वही 2025-26 के पहले 2 महीने का आंकड़ा, जिसमें 2 महीने में 623 करोड़ का संग्रह अवैध खनन पर सरकार पूरी तरह से सख्त है। 21,000 से अधिक वाहन ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, जहां वॉइड टैंकिंग और वीटीगेस में से ट्रैकिंग सिस्टम लागू, जहां प्राकृतिक संतुलन में कोई भी समझौता नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने कहा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 21,000 से अधिक वाहन ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे और व्हाइट टैगिंग और वीटीगेस में ट्रैकिंग किया जाएगा, जहां प्राकृतिक संतुलन से भी कोई भी समझौता नहीं होगा, मुख्यमंत्री का यह सख्त निर्देश। जहां भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की बैठक हुई, अवैध खनन पर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। जो भी अवैध उत्खनन किया जाएगा, अब सरकार का गाज उस पर गिरता हुआ नजर आएगा। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है निरीक्षण किया, जायजा लिया, और इसके साथ ही अवैध खनन को लेकर तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो है खनन में पारदर्शिता का मानक होगा। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब चाबुक चलने वाला है अवैध उत्खननों पर, जहां मुख्यमंत्री योगी ने एक बैठक की है और महत्वपूर्ण देखिए दिशा निर्देश दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब खनन में पारदर्शिता का मानक बनेगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन नहीं किए जाएंगे। खनन निवेश में कॉर्पोरेट सेक्टर की भी रुचि बढ़ी है। दिलचस्पी दिखाते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर नजर आ रहे हैं, जहां जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा भी यूपी में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एसएमआरआई इंडेक्स को भी लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कैटेगरी ए लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। और इसके साथ ही साथ कई दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और आगे बढ़ेंगे, जहां तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय के उद्घाटन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित भी किया। भारत भर के करोड़ों किसान और विशेषकर तेलंगाना के हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले
मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल बनाकर खाते हैं। मगर मैं तो पैदा हुआ तब से मेरी मां हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा सप्रमाण हल्दी खिलाती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे यहां उच्च कर्क्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी जीआई टैग प्रोडक्शन और जीआई टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक
$1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को अचीव करने की हमने पूरी तैयारी भी की है। ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। संभावित बाजार में भारत की हल्दी के अंदर जो औषधीय गुण है, इसका भी प्रचार प्रसार करेगा। उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानांक विश्व स्तर के हो, इस प्रकार का पैकिंग की भी शुरुआत करेंगे। किसानों को हल्दी खेत से कैसे निकालनी, जिससे एक्सपोर्ट में कोई बाधा न आए, इसका प्रशिक्षण और कौशल विकास, इसकी ट्रेनिंग देने का भी काम करेंगे और हल्दी के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर उसको विश्व के लिए प्रस्तावित करने का काम करेंगे। तेलंगाना में निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल और कामारेड्डी जिला भारत के टॉप हल्दी उत्पाद करने वाले जिलों में होता है। और मित्रों, 2025 में हल्दी के किसानों को 18 से 19 हजार प्रति क्विंटल रेट मिला है। रेड्डी जी के नेतृत्व में जब ये बोर्ड बढ़े चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 3 साल में हम 6 से 7 हजार रुपया ज्यादा किसानों को मिल पाए, इस तरह की मार्केटिंग की चयन करेंगे। 23-24 में भारत में 3 लाख हेक्टेयर में हल्दी हुई है और 10,74,000 10,74,000 टन हल्दी का उत्पाद हुआ है। मोदी जी ने किसान एक्सपोर्ट जो करे, इसका फायदा किसान को मिले, इसलिए कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड भी स्थापना की है। और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, इसके लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड की भी स्थापना की है, जिससे आपके ऑर्गेनिक उत्पाद का विश्व में जो दाम मिलेगा, उसका फायदा व्यापारी को नहीं मिलेगा, अपने किसान को मिलेगा। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, बहुत कम समय में इसी शहर में, निजामाबाद में, हल्दी के साथ साथ भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड दोनों की भी ब्रांच ऑफिस निजामाबाद में खोलकर हल्दी के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने एक शासन में एक कल्चर डेवलप किया है कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। 2023 में जो वादा किया था, 28 मई 2025 में आज हेडक्वार्टर समेत पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। मैं हमारे सारे यहां जो नेता बैठे हैं, तेलंगाना सरकार के 2 प्रतिनिधि है, भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि है, यहां के सांसद है, हमारे चेयरमैन साहब है, ये सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में फिर से एक बार निजामाबाद, तेलंगाना और भारत भर के सभी हल्दी के किसानों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन।
मथुरा के छाता तहसील स्थित कमर गांव में केटीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी परियोजना का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना टीवी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए इस परियोजना को भारत के स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल भारत सरकार की SATAT योजना के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। ये परियोजना कॉम्प्रेस्ड बायो गैस यानी कि CBG उत्पादन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में गौवंश के गोबर से सीएनजी का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक तरफ गोबर को बेचकर किसानों को फायदा पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएनजी के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में KTM बिजनेस लिमिटेड की ओर से सभी अतिथियों का आभार जताया गया। तालियों के माध्यम से स्वागत श्रीमती। इंडस्ट्री का मतलब होता है इन डस्ट ट्राई, यानी कि कूड़े में से, धूल मिट्टी में से कुछ काम करना। यहाँ तो हम गोबर में से कुछ कोशिश कर रहे कि कुछ उसमें से निकल आए। तो मित्रों, यहाँ पर जो हमने प्लांट लगाया, इसके कारण से यहाँ की करीब 12-15 गौशालाएं हैं जिनका गोबर हम खरीद करके इस गोबर गैस प्लांट में यूज करते हैं। यहाँ के कई किसानों को हमने मोटिवेट किया नेपियर ग्रास लगाने के लिए। उनसे हम नेपियर ग्रास लेंगे तो जो मोदी जी का कहना था कि हम किसानों की आय को डबल ट्रिपल करेंगे, वो इस नेपियर ग्रास के कारण से संभव हो पा रहा है। इसके अलावा जब इस बायो सीएनजी गैस से व्हीकल चलेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। जो हम खाद बनाएंगे उस खाद से हम यहाँ के किसानों को देंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगी। फर्टिलाइजर का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का इसका उपयोग कम होगा, जिनके कारण से आज कैंसर हो रहा है और 10 तरह की बीमारियां होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सच में हमारे पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझती हूं कि आजादी को इतने साल होने के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तब जाकर के इन सभी चीजों पे काम होना शुरू हुआ, जिसकी बात आदरणीय राकेश गुप्ता जी ने कही, वेस्ट टू वेल्थ की, वेस्ट टू एनर्जी की, वेस्ट टू हर चीज जिसमें आपको यूटिलिटी है। इस धरती पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, परंतु वो दिमाग, वो स्टार्टअप, वो स्टैंड अप जनता के बीच में लाने की आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से इस वेस्ट टू एनर्जी का उपयोग हो पाया, जिनके माध्यम से ये वेस्ट वेल्थ में कन्वर्ट हो पाई। और आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राकेश गुप्ता जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने सीएनजी प्लांट लगाया, वेस्ट है, गोबर इसमें, धान की पराली इसमें, मक्का इसमें, चरी इसमें, जितना भी वेस्ट है वो सब इसमें, उसी से सीएनजी बनेगी। इससे बड़ा और किसान को अपनी आमदनी का साधन क्या चाहिए? हमारा किसान हटता जा रहा है ऑर्गेनिक खाद से, पशु कम होते जा रहे हैं। अरे अब तो गोबर तुम्हारे घर से बिकेगा, अब काहे की परेशानी है, चाहे जितना रखो। और यही जो भी वेस्ट होगा आदरणीय राकेश गुप्ता जी की फैक्ट्री से उतना ही खाद आपको और मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। बहुत प्रिय राकेश जी ने एक जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी योजना, जन जन के लिए उपयोगी योजना यहां बनाने का एक महान कार्य किया है।
उसकी सफलता के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। इस संयंत्र के द्वारा जो वेस्ट, जिसको बेकार समझते हैं आप, उसको ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके और उसके वेस्ट को भी किसानों के लिए उपयोगी बना करके जो जन जन तक पहुंचाने का महान प्रयास है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर लखनऊ के ताज होटल में साधना ग्रुप ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह समेत कई जाने माने हस्तियों ने शिरकत की। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शंखना से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरे आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में, दंगाई प्रदेश के रूप में, आतताइयों के रूप में जानी जाती थी। स्थिति यहां तक थी कि न प्रदेश में कोई निवेशक अपने निवेश को राजी होता था। विदेश छोड़ दो, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी जो बड़े औद्योगिक घराने थे वो भी अपना निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी नहीं थे। गांव की कनेक्टिविटी हो, शहरों की कनेक्टिविटी हो, या प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी कनेक्टिविटी हो, जीट सीट टूटी फूटी सड़कों से प्रदेश की पहचान थी। बिजली में आपूर्ति में माना जाता था कि कब बिजली आई ये महत्वपूर्ण था, जाने का कोई समय नहीं। बिजली जाती ही थी, थोड़ी बहुत बिजली की उपलब्धता थी। जो पीड़ता था वही जेल जाता था, अपराधी थाने चलाने का काम करता थे। बल्कि सरकार के गिने चुने हर जिले में एक सुपर सीएम बना रखे थे जो पूरी सारी पावर वहां के प्रशासन की एक्सरसाइज करते थे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने